दोस्तों, इस दुनिया में ना जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जिसकी मौजूदगी सभी को हैरान करके रख देती है। किसी को असल में ये नहीं पता कि वो चीजें आखिर आई कहाँ से है या फिर इन्हें कैसे बनाया गया था। ऐसी ही एक बहुत रहस्यमय और इंटरेस्टिंग जगह है इजिप्ट। दोस्तों, प्राचीन इजिप्ट दुनिया की सबसे मिस्टीरियस सिविलाइजेशन में से एक है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी अपने समय से काफ़ी आगे की थी और यही कारण है कि लोग एशियंट इजिप्ट के मिस्ट्री को एलियन से जोड़ते रहते हैं। अभी इसका जीता जागता उदाहरण है पिरामिड्स। इजिप्ट में अभी तक 118 पिरामिड्स खोजे जा चुके हैं, जिनमें से द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा सबसे ज़्यादा फेमस है। लेकिन दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे इनके पीछे का साइंटिफिक फैक्ट्स, उन्हें बनाने का कारण और अब तक के करी गई रिसर्च के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, करीब 4000 साल पहले बनाए गए ये पिरामिड्स एशियन वर्ल्ड के 7 अजूबों में से केवल अकेला अजूबा बचा हुआ है। गीज़ा के इन पिरामिड्स में बहुत सारी बातें ऐसी है जिनके पीछे क्या कारण है ये आज तक किसी को नहीं पता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि एक बार गीज़ा के रहस्यों का पता चल गया तो यहाँ आने वाले टूरिस्ट की संख्या में कमी आ सकती है। आप खुद सोचो, लोग वहाँ पर क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर ऐसे वॉइड्स एंड हिडन चेम्बर्स मौजूद है जिसके बारे में आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने पिरामिड के अंदर से रिसर्च करने की परमिशन किसी को भी नहीं दी है। हाँ, इसकी वजह ये हो सकती है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई अंदर जाकर रिसर्च करे ताकि इस महान इमारत को कोई नुकसान पहुंच सके। और वैसे भी बिना इमारत को नुकसान पहुंचाए अंदर जा पाना लगभग नामुमकिन है। एक एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ही प्रिसाइज एक 3.5 मिलीमीटर का होल बनाकर इसके अंदर एक ड्रोन को भेजा गया था। ये होल जितना हो सके उतना छोटा रखना था ताकि इस महान इमारत को कम से कम नुकसान हो सके। इस एक्सपेरिमेंट ने बहुत सारे राज सबके सामने लेकर आए जो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, कारण कुछ भी हो, लेकिन इसके आज रहस्य में बने रहने का मेन कारण ये भी है कि इसकी अंदर से बहुत डिटेल एनालिसिस आज तक नहीं करी गई है। तो चलिए, आज तक जितनी भी स्टडी और रिसर्च करी गई है उससे हमें जो भी बातें पता चली है उस पर एक बार नज़र डालते हैं। पिरामिड कैसे बनाए गए हैं? आज हमारे पास ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है जो ये बताता है कि इसे कैसे बनाया गया था, और इसी वजह से बहुत सारी ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई है जो अलग अलग तरीकों का दावा करती है। लेकिन साल 1880 में फ्रेंच मटेरियल साइंटिस्ट जोसेफ डेविडोविट्स ने ये दावा किया था कि पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन में जो पत्थर इस्तेमाल किया था वो कहीं बाहर से नहीं लाए गए थे, बल्कि उन्हें वही उसी जगह बनाया गया था। उन पत्थरों को लाना और इन तरीकों से अरेंज करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है। इस इमारत को बनाने के लिए करीब 23 लाख से ज़्यादा पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। ये सारे पत्थर करीब 20,000 से 70,000 किलोग्राम तक भारी थे और उन्हें ज़मीन पर से खींच कर लाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त इजिप्ट के लोगों को व्हील के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। और अगर मान लिए कि हज़ारों मजदूरों की मदद से ऐसा किया भी गया हो तो उन्हें इतनी ऊंचाई तक इतने अलाइन तरीकों से कैसे लगाया गया था? अब यहाँ पर शायद कुछ लोग एलियन थियरी का इस्तेमाल करेंगे कि इन्हें एलियन की हेल्प से बनाया गया है। तो देखो, मैं भी इस बात पर कहीं ना कहीं बिलीव करती हूँ कि हमारे ब्रह्मांड में हमारे अलावा दूसरे लोग होने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इन्हें एलियंस ने बनाया है। सिर्फ इन बातों का पता ना चल पाना कि ये पत्थर यहाँ कैसे लाए गए और इन्हें इतने ऊंचाई तक ऐसे अलाइनमेंट में कैसे लगाया गया, इन्हीं बातों ने एलियन या दूसरी सभ्यता द्वारा इसे बनाए जाने पर बढ़ावा दिया है। अब तो बहुत सारे इजिप्टियोलॉजिस्ट भी इस एलियन थियोरी को नकार रहे हैं, लेकिन
मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया आज भी इसे बिल्कुल ऐसे चीज़ की तरह दिखाता है जैसे इसे एलियंस ने ही बनाया है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों को एलियंस जैसी चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी है। हाँ, कुछ सवाल ज़रूर है जो हमें हैरान करके रख देते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पुराने ज़माने में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी जिसकी वजह से ऐसे मोनूमेंट्स बनाए जा सकते थे, और हम जितना सोचते हैं हमारे पूर्वज उससे कहीं ज़्यादा टेक्निकली स्किल्ड थे। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक पिरामिड को बनाने में करीब 20 साल से ज़्यादा का टाइम लगा था, और अगर ऐसा है तो कैलकुलेट करने पर ये पता चलता है कि हर दिन यहाँ पर करीब 400 से ज़्यादा पत्थरों को लगाकर आकार देकर यहाँ पर लगाया गया होगा। लेकिन बिना क्रेन या ऐसी किसी एडवांस टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि बिना व्हील के ऐसा कर पाना कैसे पॉसिबल था? तो जोसेफ के मुताबिक पत्थरों को वहीं पर लाकर बनाया गया था, और इसे बनाने के लिए जियोपॉलीमर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इस कंक्रीट को बनाने के लिए क्रेसलाइन स्टोन, मिट्टी, चूना और पानी का इस्तेमाल किया गया था। बाद में इस कंक्रीट को लकड़ी के बने एक ढांचे में डालकर सुखा दिया जाता था। सूखने के बाद ये पत्थर तैयार होते थे। जोसेफ की इस थियोरी को किसी भी इजिप्टियोलॉजिस्ट ने सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन बाद में जिंजर यूनिवर्सिटी के मटेरियल साइंटिस्ट माइकल विसॉन ने जोसेफ की इस थियोरी पर और रिसर्च करने का फैसला किया। उन्होंने पिरामिड के पत्थरों के टुकड़ों पर करीब 5 साल तक रिसर्च की, और इन पत्थरों के इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपिक में ये पता चला कि जोसेफ द्वारा किया गया दावा बिल्कुल सही था। उन्होंने जोसेफ की थियोरी को करेक्ट करते हुए ये बताया कि पिरामिड्स में इस्तेमाल किए गए पत्थर सच में वहीं पर बनाए गए थे, लेकिन खाली वही पत्थर सांचों में बनाए गए थे जो पिरामिड के आउटर सरफेस पर और ऊपरी हिस्सों पर लगाए गए हैं। बाहरी हिस्सों पर इसलिए ताकि वो दूर से दिखने में सुंदर लगे, और ऊपरी हिस्सों पर इसलिए क्योंकि वहां तक पत्थरों को पहुंचाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इसे भी इजिप्टियोलॉजिस्ट मानने से इनकार कर रहे हैं। अभी तक बताई गई सभी थियोरी में से मुझे पर्सनली ये थियोरी काफी हद तक सही लग रही है, क्योंकि अगर इन्हें यहाँ कहीं और से लाया गया था और यहाँ लाकर काट कर इन्हें लगाया गया था, तो इन पत्थरों के काटे हुए टुकड़े कहाँ है? क्योंकि दूर दूर तक ऐसे पत्थरों के टुकड़े आज तक किसी को नहीं मिले हैं। बाकी आप नीचे कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, ये थियोरी सही है या नहीं। अलाइनमेंट ऑफ पिरामिड। जब भी पिरामिड के अलाइनमेंट की बात आती है तो हर कोई ओराइन कोरिलेशन ऑफ थियोरी की तरफ इशारा करता है। ये एक हाइपोथेटिकल थियोरी यानी कि एक ऐसी थियोरी है जिसका प्रूफ किसी के भी पास नहीं था। ये थियोरी इन पिरामिड्स के तारों के साथ अलाइनमेंट को बताती है। एल नाइटेक, एल नाइलम और माइनटेका ये 3 तारे हैं जो कि ओराइन बेल कॉन्स्टेलेशन में सबसे मुख्य तारों में से एक है, और ऐसा माना जाता है कि रात में ये पिरामिड्स इन्हीं तारों के कॉन्स्टेलेशन के साथ अलाइन रहते हैं। और ओराइन थियोरी को सबसे पहले रॉबर्ट बोवेल ने 1983 में सबके सामने रखा जब वो सऊदी अरबिया में काम कर रहे थे। लेकिन एस्ट्रोनॉमर प्रोफेसर एंटनी सेरेल ने कई एक्सपेरिमेंट किए और ये बताया कि जब ये पिरामिड्स बन रहे थे तो उस वक्त ये पिरामिड ओराइन बेल्ट के ये तारों के साथ परफेक्टली अलाइन नहीं थे। उन्होंने बताया कि आज भी ये तारे 50 डिग्री शिफ्टेड है और पिरामिड करीब 35 डिग्री टिंटेड है। उन्होंने ये भी बताया कि ओराइन बेल्ट के इन तारों और पिरामिड्स के बीच जो 15 से 16 डिग्री का गैप है ये बिल्कुल उल्टी तरफ से है, और ये तारे उल्टी तरफ से अलाइन है। और बावेल ने इसे उल्टा करके सबको बताया ताकि ये बिल्कुल अलाइन दिखाई दे, लेकिन इतनी दूरी की वजह से ये आम इंसानों को बिल्कुल परफेक्टली अलाइन दिखाई देते हैं। वेल दोस्तों, ये बात थी अलाइन कोरिलेशन थ्योरी की। लेकिन अगर अलाइनमेंट की बात हो रही है तो कोई ये नहीं बताता कि ये पिरामिड हमारे चारों दिशाओं के साथ भी बिल्कुल अलाइन है।
यानी इसके सारे फेसेस, यानी ये वाला हिस्सा हमारे चारों डायरेक्शन के साथ बिल्कुल परफेक्टली अलाइन है। ये वाला बिल्कुल ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये वाला पार्ट साउथ की तरफ अलाइन है। अब ये सवाल उठता है कि उस वक्त इजिप्ट के इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स ने ऐसी परफेक्ट अलाइनमेंट कैसे करी होगी। तो इसका जवाब दिया पिरामिड गीजा के डिटेल स्टडी करने वाले एक इंजीनियर ग्लेन डैश ने। उन्होंने बताया कि इस अलाइनमेंट को पाने के लिए उन लोगों ने इंडियन सर्कल मेथड का इस्तेमाल किया होगा। इंडियन सर्कल मेथड के मुताबिक उन्होंने पहले एक पॉइंट पर किसी लंबी लकड़ी या डांडी को लगा दिया होगा और फिर एटम इक्विनॉक्स के टाइम पर, यानी जब दिन और रात बिल्कुल बराबर समय का होता है, उस वक्त इसकी परछाई को ट्रैक करके अलग अलग पॉइंट्स लगाए होंगे और फिर इसी डांडी को सर्कल का सेंटर मानते हुए एक सर्कल बनाया होगा और फिर ये सर्कल जिस दो पॉइंट पर इस सर्कल को काट रहा होगा, उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करी होगी और ये लाइन आपको ईस्ट से वेस्ट या फिर वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन देती है और फिर इसका बिल्कुल 90 डिग्री पर इन्हें बाकी दोनों डायरेक्शन का भी पता चल गया होगा। इसे साबित करने के लिए उन्होंने 22 सितंबर 2016 को खुद इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दुनिया को दिखाया था। पिरामिड्स क्यों बनाए गए थे? पिरामिड्स क्यों बनाए गए थे, इसकी किसी के पास कोई भी असल वजह नहीं है, क्योंकि पहले इसे एक मकबरे की तरह देखा जाता था। यानी ऐसा माना जाता था कि इसे इजिप्ट के राजा और रानियों के शव को रखने के लिए बनाया गया होगा। लेकिन सालों तक चली रिसर्च में अभी तक जितने भी कमरे या फिर जितने भी चेम्बर्स का पता चला है, उसमें किसी एक में भी शव नहीं मिला है और ना ही कोई मम्मी यहाँ पर पाई गई है। ये पिरामिड कुछ यूनिक मटेरियल की हेल्प से बनाए गए थे और ये वही मटेरियल है जो आज हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। ये फैक्ट इशारा करते हैं कि इन पिरामिड्स को जैसा दिखाया जा रहा है, ये सिर्फ उतने काम के लिए नहीं बनाए गए थे। एक थियरी ये बताती है कि ये कोई मकबरा नहीं बल्कि ये पावर हाउस था। हाँ, आपने सही सुना, एक पावर प्लांट। इन पिरामिड्स को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हमें पता है कि निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन ने 19वीं सदी में इलेक्ट्रिसिटी की खोज करी थी, लेकिन ये थियरी और इसे साबित करने के लिए जो सबूत पेश किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि इंसानों ने 4000 साल पहले ही इलेक्ट्रिसिटी की खोज कर ली थी और इंसान आज जितना एडवांस है और उससे ज्यादा एडवांस टेक्निक पहले के लोगों के पास भी रही होगी। 1934 में इराक में 3 आर्टिफैक्ट्स एक साथ पाए गए, एक सिलामेट से बना पॉट, एक कॉपर ट्यूब और एक लोहे की रॉड। और अगर इन तीनों को लिक्विड एसिड के साथ कंबाइन करा जाए तो ये एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है। इसे बगदाद या पार्टियन बैटरी कहा जाता है और रिसर्च करने पर पता चलता है कि ये मटेरियल करीब 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इन पिरामिड्स में जो मूर्तियां पाई गई है, उनमें एक तरह की गोल्ड प्लेटिंग, यानी कि उनके ऊपर एक सोने की परत चढ़ाई गई है और ऐसी परत बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कर पाना बहुत ही मुश्किल था। जब इसे बनाया गया था तो इसके सबसे भारी हिस्से पर सफ़ेद लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया था। ये ऐसे बनाए गए थे ताकि इसका सरफेस बिल्कुल फ्लैट रहे, जिसकी वजह से ये सूरज की रोशनी को किसी शीशे की तरह रिफ्लेक्ट करे और इसे दूर से भी आसानी से देखा जा सके। लेकिन 1303 में आए गए भूकंप की वजह से वो सारे लाइमस्टोन पत्थर गिर गए और उन्हें किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल कर लिया गया और पीछे रह गए ये। यहाँ पर बहुत सारे अंडरग्राउंड टनल हैं जिन्हें आज भी एक्सप्लोर करा जाना बाकी है। अगर इसे एक मकबरा बनाया जाना था तो इन सारे हिडन चेम्बर्स और वॉइड्स बनाने का कोई भी लॉजिक दिखाई नहीं देता है। यहाँ ऐसे दरवाजे मौजूद हैं जिनका वजन करीब 20,000 किलो से भी ज्यादा है, लेकिन तब के इंजीनियर्स ने इसे ऐसा बनाया था कि कोई भी इंसान इसे एक नॉर्मल दरवाजे की तरह सिर्फ धक्का मारकर खोल सकता था
और अगर उन्हें अंदर राजा और रानियों की मम्मी को ही रखना था तो इन्हें ऐसा क्यों बनाया गया कि कोई भी आसानी से अंदर या बाहर जा सके, क्योंकि एक बार किसी बॉडी को ममीफिकेशन कर दिया जाए तो उसे किसी तरह की देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी यहाँ पर एक भी मम्मी आज तक किसी को भी नहीं मिली है। तो इन सारी बातों से ये पता चलता है कि ये कोई मकबरा नहीं था। अब बात करते हैं इसके अंदर के तरफ इस्तेमाल किए हुए मटेरियल डोलोमाइट्स की। डोलोमाइट एक ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर आप कितना भी प्रेशर लगाओगे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। उसके बाद इन पैसेजेस और अंडरग्राउंड टनल्स में ग्रेनाइट मटेरियल मिला जो कि थोड़ा सा रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। ग्रेनाइट और बहुत सारे क्रॉस क्रिस्टल और मेटल के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। रिसर्च में ये पता चला कि ये ग्रेनाइट्स एक्चुअल में पिरामिड के अंदर मौजूद हवा को आयोनाइज कर देते थे, यानी उसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में तोड़ देते थे, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता था और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती थी। वेल दोस्तों, जहाँ तक हम जा चुके हैं वहाँ अब तक करीब 20 ग्रेनाइट से बने बॉक्सेस मिल चुके हैं जो कि करीब 1 लाख किलो से भी ज्यादा भारी है और इनकी लंबाई और चौड़ाई इतनी है कि इन्हें दरवाजे के थ्रू अंदर ला पाना नामुमकिन था। और इससे केवल एक ही बात सामने निकल कर आती है कि इन्हें यही पिरामिड्स के अंदर बनाया गया था। वेल, क्लासिकल इजिप्टियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये सब ताबूत है, लेकिन इनका साइज किसी भी इंसान के लिए बहुत ही बड़ा है। भले ही पहले के इंसान कितने भी लंबे और चौड़े क्यों ना हों, लेकिन फिर भी ये काफी बड़ा है और इसीलिए मॉडर्न इजिप्टियोलॉजिस्ट इसे एक कैपेसिटर की तरह देखते हैं। कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल सर्किट में चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1993 में हजारों सालों से बंद एक और चेंबर की खोज हुई और उसका नाम था क्वीन चेंबर्स। लेकिन 2011 तक किसी को इस चेंबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। 2011 में एक रिमोट कंट्रोल कैमरे को इस चेंबर के अंदर भेजा गया और वहाँ कुछ ऐसा देखने को मिला जो सबके लिए चौंकाने वाला था। किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि वहाँ पर एक सजावटी तरीके से कॉपर वायर्स मिलेंगे। वहाँ पर दीवारों पर ऐसे ड्राइंग्स बनी थी जो कि बिल्कुल किसी घर के वायरिंग ड्राइंग जैसी दिखाई दे रही थी। अब ऐसा हो सकता है कि ये सब कुछ महज एक इत्तेफाक है, क्योंकि ऐसे पावर प्लांट्स को भारी एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ती है ताकि वो लगातार इलेक्ट्रिसिटी बना सके। और शायद यही वजह है और इस बात का कारण भी बता सके कि क्यों इन पिरामिड्स को अंडरग्राउंड नदियों के ऊपर बनाया गया था। रिसर्च ये बात साबित कर चुकी है कि जब इसे बनाया गया था तब बिल्कुल वहीं से नाइल नदी गुजरती थी। अब वहाँ पानी का स्तर कम हो चुका है, इसी वजह से अब नाइल नदी इसके साइड से होकर गुजरती है। अब इस नदी से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती थी, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। वेल दोस्तों, यहाँ पर हाथौर नाम का एक मंदिर मौजूद है। वहाँ पर इस तरह की ड्राइंग बनी हुई है। इसे डेंडेरा लाइट कहते हैं। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये आज के मॉडर्न बल्ब की तरह दिखाई देती है, जिसके अंदर एक फिलामेंट मौजूद है और ये एक बल्ब रिसीवर से जुड़ा हुआ है जो कि इसका पावर सोर्स हो सकता है। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इस बात को सच मानने पर मजबूर हो रहे हैं और बहुत सारे अभी भी इसे सच नहीं मानते हैं। दोस्तों, अभी इतने सारे सबूतों को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या इन्हें सिर्फ एक मकबरे के मकसद से बनाया गया होगा? तो दोस्तों, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।